1 जून 1984 से लेकर 8 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले मारा जा चुका था। इस घटना ने पूरी दुनिया के सिखों को दुख और गुस्सा से भर दिया। स्वर्ण मंदिर परिसर की हालत को देखकर उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, वो चीज थी बदला। एक सिख उग्रवादी संगठन ने घोषणा की कि हम इंदिरा गांधी की 100 पीढ़ियों को खत्म करके ही दम लेंगे। अपनी हत्या का एहतराम खुद इंदिरा गांधी को हो चला था। आईबी के डायरेक्टर ने सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सिख जवानों को हटाकर अन्य धर्मों के जवानों की नियुक्ति कर देनी चाहिए। लेकिन इंदिरा ने कहा, क्या हम एक सेकुलर देश हैं? अगर हैं तो ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार को 5 महीने ही नहीं बीते कि इंदिरा की सुरक्षा में लगे 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने 26 गोलियां इंदिरा के शरीर में दाग दी। देश की प्रधानमंत्री जमीन पर जा गिरी और उनकी मौत हो गई। आज के इस एपिसोड में हम इंदिरा गांधी की मौत से जुड़े कुछ पहलुओं को गहराई से टटोलने की कोशिश करेंगे। मई 1984 के अंत में इंदिरा गांधी ने पंजाब में भिंडरावाले के द्वारा फैलाए गए आतंकी समाधान के लिए सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य को बुलाया। इस बैठक में ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से स्वर्ण मंदिर परिसर को भिंडरावाले से मुक्त करने की योजना बनाई। लेकिन स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना का घुसना मतलब इंदिरा गांधी को अच्छे से पता था। इंदिरा गांधी जानती थी कि इसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। 1 जून से लेकर 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता रहा। करीब 21 जून से सेना का नियंत्रण स्वर्ण मंदिर से कम कर दिया गया। अब स्वर्ण मंदिर परिसर में श्रद्धालु अपनी मनमर्जी से आ जा सकते थे। 30 जून के दिन खुद इंदिरा गांधी स्वर्ण मंदिर परिसर में गईं, जहां उन्होंने हिंसा और दहशत के बदनसीब परिणामों पर अपना दुख व्यक्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर आस्था प्रकट की। इंदिरा गांधी भी इस बात से परिचित थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण स्वर्ण मंदिर परिसर को पहुंचे नुकसान से सिखों की सामूहिक भावनाओं को चोट पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह कर दिया था कि इंदिरा गांधी और उनका परिवार सिख चरमपंथी संगठनों की हिट लिस्ट में है। इस बात ने इंदिरा गांधी के मन में एक डर पैदा कर दिया था। इंदिरा गांधी को खुद से ज़्यादा बच्चों की चिंता होने लगी। इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी से बात करके देहरादून में पढ़ रहे प्रियंका और राहुल को वापस दिल्ली बुलाने को कहा। राहुल और प्रियंका की सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्कूल से लेकर घर तक हर जगह सुरक्षा कर्मी उनके इर्द गिर्द रहते थे, क्योंकि परिवार का हर सदस्य सिख चरमपंथी संगठनों की सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानते हुए इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना शुरू कर दिया था। अपनी हत्या के आशंकाओं के बीच इंदिरा गांधी उन महीने पूरे देश में घूमी जैसे सबसे आखिरी बार विदाई लेना चाहती हूँ। वे अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से कहने लगी थी कि उन्हें कैसे याद किया जाना चाहिए। अपने इंटरव्यू में वे अपने पूरे जीवन का ब्यौरा देने लगी थी। इस बीच 11 अक्टूबर के दिन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को बॉम्ब विस्फोट से हमला कर निशाना बनाया गया। सौभाग्य से भी बच गईं। इस खबर ने इंदिरा गांधी को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद इंदिरा गांधी कुछ बुनियादी मूल्यों से पीछे नहीं हटना चाहती थीं। आईबी के डायरेक्टर ने कहा, इंदिरा गांधी के आवास पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनमें से सिखों को हटाकर अन्य धर्मों वाले गार्ड को नियुक्त कर देना चाहिए। लेकिन इंदिरा ने इस सुझाव को नहीं माना, इसका विरोध किया, क्योंकि वे धर्म के आधार पर सुरक्षा कर्मियों में भेदभाव करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। रॉ के वरिष्ठ अधिकारी रहे आर.एन. काउ ने कहा, सिख सुरक्षा कर्मियों को इंदिरा की सुरक्षा में नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 2 सिख कर्मियों को एक साथ तैनात तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंदिरा के साथ अनहोनी होने की संभावना है। लेकिन इंदिरा ने आर.एन. काउ की इस सलाह को नहीं माना। वे नहीं चाहती थी कि इस नाजुक स्थिति में सिख आहत हों। वो नहीं चाहती थी कि इससे लोगों के बीच एक खराब संदेश जाए। इंदिरा की मौत के बाद एक दस्तावेज उनके कमरे से मिला। इसमें इंदिरा ने लिखा था कि यदि मेरी हिंसक मृत्यु हो, जैसा कि कुछ को डर है और कईयों की योजना है, तो मैं जानती हूँ कि हिंसा तो हत्यारे के विचार और कर्म में होगी। इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास हो चुका था। इंदिरा की आशंकाओं को सही ठहराने वाली तारीखें अब नजदीक आ चुकी। 30 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी उड़ीसा यात्रा पर गईं। यहाँ पर दिए भाषणों में इंदिरा ने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा जीवन लंबा रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून
एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचें। दौरे से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने आर.के. धवन को बुलाकर कल के सभी कार्यक्रम रद्द करने को कहा। सिर्फ पीटर उस्तिनोव के साथ सुबह का इंटरव्यू और दोपहर लंच मीटिंग को छोड़कर सब रद्द कर दिए गए, क्योंकि वे इस दिन को राहुल और प्रियंका के साथ बिताना चाहती थी। तारीख 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी रोज की तरह सुबह 6 बजे जाग गई थी। कुछ योगाभ्यास किया। इंटरव्यू के लिए इंदिरा गांधी ने केसरी रंग की सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी, लेकिन आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। वैसे अक्सर इन दिनों वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करती थी, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा देखने के लिए उस दिन उन्होंने शायद बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी हो। इसके बाद उन्होंने नाश्ता किया और इसके बाद इंदिरा गांधी ड्रेसिंग रूम की ओर गईं, जहां पर उनका इंटरव्यू के लिए मेकअप किया जाना था। इंदिरा गांधी का आवास और ऑफिस दोनों एक ही परिसर में थे, जिसे बीच में एक पैदल रास्ता जोड़ता है। इंदिरा गांधी इंटरव्यू देने घर से ऑफिस की ओर पैदल पैदल चलने लगीं। उनके साथ आर.के. धवन, एक बॉडीगार्ड और धूप से बचाने के लिए काला छाता लेकर एक पुलिसकर्मी भी साथ चल रहा था। दफ्तर और आवास को मिलाने के लिए एक छोटा सा गेट पड़ता है। गेट के पास ही इंदिरा गांधी पहुंची थीं। उन्होंने अपने सामने बेअंत सिंह को देखा, जो उनका बॉडीगार्ड था। बेअंत सिंह के साथ एक और बॉडीगार्ड था जिसका नाम था सतवंत सिंह, पर इंदिरा गांधी इसे नहीं जानती थी। जैसे ही इंदिरा इन दोनों के पास आईं तो दोनों का अभिवादन स्वीकारते हुए दोनों को पारंपरिक रूप से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। सुबह के करीब 9:15 हो रही थी। इधर इंदिरा गांधी ने नमस्ते किया, उधर 5 वर्ष से उनका वफादार बॉडीगार्ड बेअंत सिंह अपनी बंदूक निकालकर उनके सामने खड़ा था। एकदम सन्नाटा छा गया। इंदिरा बस इतना ही पूछ पाई, तुम ये क्या कर रहे हो? इतने में बेअंत सिंह ने 4 गोलियां इंदिरा की तरफ चला दी। बेअंत सिंह अपने साथी पर चिल्लाए। अब सतवंत सिंह ने भी अपनी ऑटोमेटिक गन की पूरी मैगजीन, जिसमें 25 गोलियां थी, वो भी इंदिरा के बदन में दाग दी। इंदिरा का शरीर छल्ली हो चुका था। देश की प्रधानमंत्री जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें उस बेअंत सिंह ने धोखा दिया था जो पिछले 5 साल की उनकी सुरक्षा में था, जिस पर उन्हें विश्वास था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हटा दिया गया था, जिसे खुद इंदिरा गांधी ने वापस बुलाया था। वो ही बेअंत सिंह इंदिरा को मौत की नींद सुला चुका था। इंदिरा को मौत की आशंका थी, मगर ऐसे आएगी, इस आदमी से आएगी, इसका अंदाजा उन्हें कभी नहीं था। पास ही में खड़े अन्य सुरक्षाकर्मी इंदिरा को बचाने दौड़े, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। बेअंत सिंह ने पंजाबी में कहा, मुझे जो करना था वो तो मैं कर चुका हूँ, अब जो तुम्हें करना है वो तुम। वहीं पास में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिया और पास में मौजूद गार्ड रूम में ले गए। इंदिरा को तुरंत उठाकर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में डाला। एम्बुलेंस को तुरंत एम्स अस्पताल की तरफ दौड़ाया गया, जो कि प्रधानमंत्री आवास से 4 किलोमीटर दूर था। जब एम्बुलेंस एम्स पहुंची, जब डॉक्टर्स ने देखा कि मरीज और कोई नहीं, देश की प्रधानमंत्री, तुरंत सीनियर डॉक्टर इंदिरा के इलाज के लिए पहुंचने लगे। सबसे पहले ट्रेचियोटॉमी कर ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कई ट्यूब्स डालकर उनके शरीर में ब्लड पहुंचाने की भी कोशिश की गई। उसके बाद उन्हें 8वीं मंजिल पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इत्तेफाक से जहां इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बहुत ही हल्की सी दिल की धड़कन की मौजूदगी दिखाई। 16 गोलियों ने इंदिरा के शरीर को छल्ली कर दिया था। बाहर अभी किसी को इंदिरा के साथ हुई इस घटना की खबर नहीं थी। सड़कों पर एक सामान्य माहौल था। एक बार फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। गार्ड रूम में मौजूद सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को गोलियों से भून दिया गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बेअंत सिंह को मृत घोषित कर दिया और सतवंत सिंह के बदन पर 7 गोलियां लगी थीं और उसका इलाज जारी था। इधर दोपहर के 2:20 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया और ये खबर बीबीसी पर चलाई गई और दुनिया भर में फैल गई। उधर राजीव गांधी को पता चला जब वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। राजीव गांधी की एम्बेसडर कार बड़ी ही तेजी से दौड़ रही थी। कलकत्ता से दूर ही एक हेलीकॉप्टर राजीव गांधी को लेने आया। उन्हें बीच रास्ते में खबर मिल चुकी थी कि डॉक्टर्स ने इंदिरा को मृत घोषित कर दिया है। अभी भी अधिक लोगों को खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री का निधन हो चुका है। राजीव दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। यहाँ उनकी पार्टी के कुछ नेता उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन सड़कों की हालत सामान्य से भिन्न थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन? कांग्रेस नेता राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद संभालने को कहा गया, ताकि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा न हो जाए। जिस वक्त इंदिरा गांधी के साथ एक घटना घटी, उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन देश की यात्रा पर थे।
उन्होंने वापस लौटते समय प्लेन में ही निर्णय ले लिया था कि राजीव गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। इधर 3:15 पर राजीव गांधी ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। 31 अक्टूबर की शाम यानी कि जिस दिन इंदिरा उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी, उसी शाम 6:45 पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। मंत्रिमंडल वही पुराना रखा गया। पहली ही मीटिंग में तय हुआ कि इंदिरा का शव त्रिमूर्ति भवन में रखा जाएगा, जहां जनता अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके। इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे गूंजने लगे। इसी बीच कई ऐसे नारे गूंजे जिसने दिल्ली को 3 दिन तक जलाया। नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत की एकता में दरार आ चुकी थी। अन्य समुदाय के लोग सिखों को बुरी नज़र से देखने लगे। सबसे पहले एम्स अस्पताल के पास चारों ओर हिंसा का माहौल पनपने लगा। लोगों ने सिखों की टैक्सियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक गुरुद्वारा जला दिया गया। जैसे रात का अंधेरा थमने लगा, वैसे वैसे दंगा बढ़ने लगा। अफवाहें जोर मचाने लगीं। सिखों ने शहर के पानी में जहर मिला दिया है, लेकिन ये सब झूठी बातें थीं। इसके बाद तो पूरी दिल्ली शहर में लोगों को चुन चुन कर जलाया गया। दिल्ली में मौजूद एक सिख कॉलोनी में रहने वाली सभी सिखों को जिंदा जला दिया गया। 2 नवंबर को राजीव गांधी ने देशवासियों से फिर अपील की और कहा, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में जो हुआ वो हर उस चीज का अपमान है जो इंदिरा जी को प्रिय थी। 3 नवंबर को जैसे तैसे शांति स्थापित करने की कोशिश की गई और इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इन 3 दिनों में दिल्ली में जो हुआ वो न केवल मानव त्रासदी थी, बल्कि इतना शर्मनाक था कि इसे देश कभी भुला नहीं सकता। 3000 से ज़्यादा सिखों का मानव नरसंहार किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।